गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशुतोष गोस्वामी। आज हम शॉर्ट कंपोजिशन में आगे जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको कैसे लिखा जाता है उसे सीखेंगे। थोड़ा सा पहले का ब्रीफ बता दूं। शॉर्ट कंपोजिशन में हम एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट टॉपिक्स, एक्सेप्टिंग एंड डिसलाइनिंग इन्विटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। कल हम पढ़ रहे थे एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में। एडवर्टाइजमेंट्स में हमने कल मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है, जिसे हम कहते हैं वैवाहिक विज्ञापन, ठीक है ना। फिर प्रॉपर्टी फॉर सेल, ठीक है ना, प्रॉपर्टी टू परचेज, समझ गए होंगे। यानी आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको किस तरह से बेचेंगे, एडवर्टाइजमेंट में कैसे कैसे लिखेंगे, और आप किस टाइप की प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं, कैसी प्रॉपर्टी को आप खरीदना चाहते हैं, उसकी सारी कंडीशंस को आप जो है वो शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने सिचुएशन वैकेंट के बारे में पढ़ा और टू लेट के बारे में पढ़ा, एकमेंडेशन वांटेड के बारे में पढ़ा। एकमेंडेशन का मतलब जानते हो? एकमेंडेशन वांटेड का मतलब भाई आप कोई मकान खाली है या किसी मकान को किराए पे देना चाहते हो, या आपको कोई मकान किराए पर चाहिए, कैसा मकान चाहिए, कितने रूम होने चाहिए। दिस ऑल टाइप्स आर एडवर्टाइजमेंट वी रेड, ओके। तो नाउ अब हम पढ़ेंगे आगे के एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में, और वे कौन कौन सी हैं चलो इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारी आगे की एडवर्टाइजमेंट्स होगी आज हमारी एडवर्टाइजमेंट होगी एजुकेशनल। कौन सी होगी बेटा? एजुकेशनल। अब एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट के अंदर जैसे फर्स्ट है ट्यूटर वांटेड या अवेलेबल। देखो, वांटेड शब्द का प्रयोग कब करोगे? आपको अगर चाहिए अपने बच्चों के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं, उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अच्छा ट्यूटर चाहिए, तो वो लिखेंगे ट्यूटर वांटेड, ठीक है। और अगर आप एक एबिलिटी या एलिजिबिलिटी रखते हैं कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा ट्यूटर अवेलेबल, ठीक है ना। यानी उसमें आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, आपका एक्सपीरियंस, यानी आपको कौन सी क्लास का एक्सपीरियंस है, कौन से सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस है, वो सारी जो है वो आप डिटेल्स शो करेंगे। उसके बाद में आप ये भी बताएंगे कि भाई कौन सा जो टाइम है वो प्रिफरेबल होगा आपकी तरफ से, ठीक है ना। तो ये सारी कंडीशंस जो है वो इसमें लिखी जाएगी। तो सबसे पहले एजुकेशनल में ट्यूटर वांटेड और अवेलेबल, ठीक है ना। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, जब आप ट्यूटर वांटेड या ट्यूटर अवेलेबल के बारे में बात करेंगे तो आपको क्या क्या लिखना है। जैसे फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो आप एज ए ट्यूटर चाहिए या आप अवेलेबिलिटी रखते हैं। दूसरा है सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट्स हैं, एक से अधिक सब्जेक्ट को पढ़ाना है या पढ़ाना जानते हैं। देखो, मैं दोनों की चीज़ें बोल रहा हूँ, ध्यान देना। फिर है क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता, एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बताया, पर्सनल क्वालिटीज़, और पर्सनल क्वालिटीज़ आपकी क्या है, ठीक है ना, यानी आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियाँ क्या है, जिसमें आपके हो सकता है आपकी सोसाइटी और आपके सोशल स्टेटस के बारे में भी आपको कभी लिखना पड़ जाए, ठीक है ना। फिर बात करते हैं रिम्यूनरेबल प्रॉमिस्ड, यानी आप एक वादा करेंगे कि जैसे आप कोर्स करवाएंगे तो कोर्स का एक रिवीजन होगा, ठीक है ना, और कोर्स को इस तय अवधि तक समाप्त कर दिया जाएगा, यानी इतने महीने में आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में उसका रिवीजन होगा, ठीक है ना। इन ट्रिक्स से जो है वो आप
बच्चे को पढ़ाओगे या आप पढ़ाना जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस जो है वो आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में ड्यूरेशन टाइमिंग, ठीक है, आप कितने घंटे तक क्लास पढ़ा सकते हैं। जैसे 1 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है, ठीक है। टाइमिंग क्या रहेगी, इवनिंग आवर्स रहेंगे या मॉर्निंग आवर्स रहेंगे, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको शो करनी। सिलेबस आप कौन सा प्रिफर करेंगे, जैसे नॉर्मल लोकल सिलेबस को आप प्रिफर करेंगे या आप बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग या बोर्ड क्लासेस को ही पढ़ाएंगे। उसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये सारी जो कह सकते हैं डिटेल्स ये आपको इसमें देनी होगी, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे ट्यूटर अवेलेबल तो हो जाता है, लेकिन ट्यूटर की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स की काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है, तो ये कहीं ना कहीं एक इश्यू बन जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट लिखने के पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि सारी की सारी जो बातें हैं या जो आप चाहते हैं या आप उपलब्ध करवाना चाहते हैं, ठीक है ना, वो सारी की सारी एक बार क्लियर हो जाए, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं नंबर 6, लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है ना। अब देखो लॉस्ट एंड फाउंड, अब सब जानते हैं लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब क्या होता है, खोया और पाया, ठीक है ना। अब इसमें जो है ना वो एक ईमानदारी होनी ज़रूरी है, ठीक है ना। अब आपने जो कुछ खोया है तो उस खोने वाली चीज़ के बारे में आपको एक अच्छी जो है वो डिटेल देनी पड़ेगी, और अगर आपने कुछ पाया है तो भी उसकी एक अच्छी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, ताकि आपको अपनी चीज़ मिल सके या किसी और के द्वारा खोई हुई वस्तु उसे अच्छी तरह से प्राप्त हो सके, ठीक है ना। जैसे होता है ना कई बार, जैसे कई थेफ्ट होती है, चोरी होती है, तो चोरी तो बहुत कम होती है लेकिन बताते हैं बहुत ज़्यादा है। क्या साहब मेरे घर से ना 20 तोला सोना चला गया और 4 लाख रुपए चले गए। अरे जिसकी कंडीशन नहीं थी 4,000 रुपये रखने की, ठीक है ना, और 2 ग्राम सोना रखने की, वो इतनी बड़ी बात बोल गया, तो दिस इज़ नॉट गुड। आप अगर एडवर्टाइजमेंट में कुछ लिखते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्लियर बेस। जैसे देखो लॉस्ट में आपको क्या क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट, आर्टिकल या आर्टिकल्स, जो चीज़ खोई है उसके बारे में विस्तृत वर्णन, आगे मेरी बात है ना, डिटेल लिखना है, ठीक है। डेट, टाइम, लोकेशन ऑफ लॉस्ट आर्टिकल, किस तारीख को खोया, लगभग कितने बजे खोया, लोकेशन ऑफ द लॉस्ट आर्टिकल, या अंतिम बार आपने उस आर्टिकल को कब देखा। देखो सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए आपकी एक डॉक्यूमेंट से भरा हुआ बैग खो गया, तो आपको ये तो याद रहेगा ना कौन सी तारीख को खोया। आपको ये भी याद रहा होगा कि 12 बजे वाली बस में जा रहा था और उसके बाद में मुझे वो दिखाई नहीं, ठीक है ना। आपको ये भी पता होगा कि आप 2 घंटे बस स्टैंड पर बैठे थे। तो देखो तीनों चीज़ें आ गई ना, डेट, टाइम और लोकेशन ऑफ लॉस्ट आर्टिकल। तो जो भी बंदा उसको ढूंढेगा या जिस किसी को भी ये चीज़ मिली है वो उसे अच्छी तरह से रेक्टिफाई कर सकता है कि ये वास्तव में किसकी है। अब समझ में आया बेटा? अब आगे चले। क्लू, अब आपको कुछ क्लूज़ देने हैं। अब क्लूज़ में आप ये बताएंगे भाई जैसे बैग ब्लू कलर का है, छोटा है, 2 चैन वाला है, ठीक है ना। अंदर जो है मेरा एक राशन कार्ड है या पासपोर्ट है, आधार कार्ड भी है, मेरा नाम ये है। तो क्लूज़ आपको देने पड़ेंगे। आप जो है आर्मी की तैयारी करने के लिए जा रहे थे, ठीक है ना, तो उसमें मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह भी हैं, तो ये क्लू हुए। तो उस बैग को खोलने वाले को या प्राप्त करने वाले को जैसे ही वो देखेगा कि यार इसमें तो वास्तव में मेडिकल सर्टिफिकेट है, इसका मतलब ये बैग जो है ये उसी बच्चे का है। समझ गए? फिर रिवार्ड प्रॉमिस्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा। आपको अगर आपकी खोई हुई चीज़ कोई ला के देता है तो
रिवार्ड का प्रॉमिस तो बनता है। जैसे कॉलेज और स्कूल्स के अंदर तो चॉकलेट या टी या कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक ये प्रॉमिस होते हैं कि भाई मेरी घड़ी मिल गई तो मैं दोस्तों को कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, मेरी बुक्स मिल गई तो मैं दोस्तों को चाय पिलाऊंगा, ठीक है ना, मेरे 2 पेन खो गए हैं गिफ्टेड पेन, अगर वो मिल जाएंगे तो मैं दोस्तों को चॉकलेट्स खिलाऊंगा। तो रिवार्ड प्रॉमिस तो बनता है। वार्निंग, ठीक है। अच्छा, आप अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर वार्निंग भी लिख सकते हैं, दे सकते हैं। कॉटेशन अगेंस्ट अनलॉफुल यूज ऑफ द फाइंडर, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको वार्निंग देनी है। क्या वार्निंग देनी है? या कोई कोटेशन आपको लिखना है कि उस प्राप्त वस्तु का आप दुरुपयोग नहीं करेंगे, कानूनन उल्लंघन उसका नहीं करेंगे। मान लीजिए आपका मोबाइल खो गया, क्लियर, और आपने उस पर इतना कोई लॉक भी नहीं रखा, ठीक है ना, आजकल तो पैटर्न लॉक है या पिन कोड लॉक है। मान लीजिए आपने सिंपली रख दिया, अब आपका मोबाइल खो गया। अब जिसको भी मिले तो वो इस बात को अच्छी तरह से पढ़े कि उसका इलीगल यूज नहीं करेगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस, अब समझ गए। उसी तरह से प्राप्त करने वाला, जैसे आप बड़े ईमानदार हैं, आपको एक लेडीज़ पर्स मिला, ठीक है ना, जिसमें कम से कम 250 ग्राम सोने के गहने थे और करीब 2-3 लाख रुपए थे। अब आपको मिल गया है तो आप उसके बारे में क्या डिटेल लिखोगे? या कोई घड़ी खो गई है किसी की, कासियो की बहुत ही अच्छी घड़ी खो गई है, आपको वो मिल गई है, तो आप उसकी क्या डिटेल्स जो है वो शो करेंगे। तो देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल्स फाउंड, ठीक है ना, जो आर्टिकल खो गया है, ठीक है ना, उसके बारे में विस्तृत विवरण, ठीक है बेटा। फिर बात आती है लोकेशन। लोकेशन का मतलब कहाँ खोई ये चीज़। फिर कीप वटाइल डिटेल फॉर आइडेंटिफिकेशन सीक्रेट्स। देखो, अब आपको इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ का ध्यान रखना है। आपको ये चीज़ अपने पास में रखनी है, उन डिटेल्स को जो एक सीक्रेट रखे, एक रहस्य रखे। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपकी घड़ी खो गई, सॉरी आपको एक घड़ी मिली, ठीक है। अब 10 जने आ जाएंगे, साहब घड़ी मेरी है, घड़ी मेरी है, घड़ी मेरी है। तो आपको केवल इतना ही लिखना है लॉस्ट में, ठीक है ना, अरे सॉरी फाउंड में, कि आपको घड़ी मिली है। आपको ये नहीं लिखना कौन सी कंपनी की है, राउंड डायल है कि स्क्वायर डायल है, ठीक है ना, स्टील का पट्टा है कि लेदर का पट्टा है। नो, आपको केवल इतना ही लिखना है, घड़ी मिली है, ठीक है ना, और कहाँ मिली है, कब मिली है, किस तारीख को मिली है, ये भी लिखना है। तो जो जैसे मान लीजिए एक घड़ी मिली है और आए 10 जने, तो आप कैसे पता लगाओगे? आप उसको पूछोगे, अच्छा भाई बता कैसा डायल था, स्क्वायर था या राउंडेड? तो अगर जो चोर होगा वो तो गलत बताएगा। अच्छा, बाय द वे वो सही बता दे तो आप दूसरा क्वेश्चन पूछोगे, है ना, क्या पूछोगे? अच्छा बता बेटा कौन सी कंपनी की है। अगर वो सही बता दे तो उसकी है, नहीं तो इसका मतलब वो डाउटफुल है। अच्छा, फिर भी अब मान लो तुक्के में वो भी सही बता दिया, तो आप ये पूछ सकते हैं, अच्छा बेटा बता कि घड़ी में जो बेल्ट है वो स्टील का है या रबड़ का है या लेदर का है। तो यानी ऐसे क्वेश्चंस 3-4 या ऐसी डिटेल्स जो सीक्रेट होती है वो आप अपने पास रखेंगे, ठीक है। इनवाइट द ओनर विद अ लीगल प्रूफ। हाँ, और जो ओनर है उसको ये भी लिखना है कि तू अपना लीगल प्रूफ लेके आएगा। जैसे किसी की घड़ी खो गई है तो वो अपने घड़ी का बिल लेके आवे, ये देखो साहब मेरे टाइटन की घड़ी है 6000 की। तो फिर कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, कैसे लिखी जाती है एडवर्टाइजमेंट।
फिर बेटा बात आती है ट्रैवल एंड टूर्स, ठीक है ना, ट्रैवल एंड टूर्स के बारे में। ट्रैवल एंड टूर्स की बात करें तो ट्रैवल्स एंड टूर्स में जो है वो नेम ऑफ द ट्रैवल कंपनी और एजेंसी, ठीक है ना, कि ट्रैवल कंपनी का नाम क्या है। जैसे अपने इधर में होते हैं ना, काजोल ट्रैवल्स, महादेव ट्रैवल्स, कल्पना ट्रैवल्स, जैन ट्रैवल्स, गोदारा ट्रैवल्स, बहुत सारी ट्रैवल्स है अपने राजस्थान के इस जोधपुर डिवीज़न के अंदर, ठीक है ना। तो ट्रैवल एजेंसी का नाम। फिर टूर ऑफर्ड, आपको कैसा टूर जो है वो ऑफर दिया गया है। कोई कह सकते हैं कोई पिलग्रिम वाला टूर है, तीर्थयात्रियों वाला टूर है, या केवल एंजॉयबल टूर है, ठीक है ना। ड्यूरेशन, डेट ऑफ टूर, टूर का ड्यूरेशन क्या होगा, डेट ऑफ टूर क्या होगा, ठीक है ना, यानी अवधि क्या होगी और डेट कौन सी होगी, किसकी, हाँ टूर की, ठीक है। अब बात करते हैं टैरिफ ऑफ इंडिविजुअल कपल और ग्रुप। अब आप जो है वो कैसा टूर ले जाना चाहते हैं, इंडिविजुअल ले जाना चाहते हैं, कोई कपल्स का ले जाना चाहते हैं, या कोई स्कूल का ग्रुप ले जाना चाहते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द ट्रैवल एजेंसी। जैसे मान लीजिए कि तीर्थ यात्रा पे कोई जा रही है, चार धाम यात्रा, तो चार धाम यात्रा में इंडिविजुअल भी जा सकता है, कपल भी जा सकता है और ग्रुप भी जा सकता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि कोई स्कूल टूर पिकनिक पे जा रहा है तो वो ग्रुप में जाएगा ऑब्वियसली, या फिर कोई यंग में जो कह सकते हैं मैरिज कपल हैं, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं जो नए नए वैवाहिक जोड़े हैं वो जाएंगे तो वो कपल में जाएंगे, 4-5 लोगों ने मिलके और एक ट्रैवल एजेंसी से जो है वो टूरिस्टर बस कर ली, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है वो डिटेल्स देनी है। फिर एकोमोडेशन, फूड, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो आप जब कोई भी ट्रैवल एजेंसी जब किसी को कहीं घुमाने ले जाती है तो रहने की व्यवस्थाएं कैसी होगी वो उसको डिटेल करेगी कि आपको धर्मशाला में रुकाया जाएगा, आगे 2 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल या 5 स्टार होटल में रुकवाया जाएगा, खाना कैसा होगा, पंगत में बिठा के खाना खिलाएंगे मंदिरों के अंदर, या 5 स्टार होटल में खाना खिलाया जाएगा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लाने ले जाने का तरीका क्या होगा। जैसे मान लीजिए वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हो तो यहाँ से तो जम्मू चले गए, अब जम्मू से वैष्णो देवी, तो आगे हेलीकॉप्टर की व्यवस्था ट्रैवल एजेंसी कर रही है कि नहीं कर रही है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद में वीज़ा रिक्वायरमेंट इफ़ एनी। अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन में जैसे आप मान लीजिए सिंगापुर घूमने जा रहे हैं तो सिंगापुर सीधी सी बात है यहाँ से हवाई जहाज में जाया जाएगा, और जब सिंगापुर घूमोगे तो हवाई जहाज में तो घूमने से वहाँ पे आपको कार टैक्सी चाहिएगी। तो इन सभी चीज़ों का जो खर्च है वो किस तरह से लिया जाएगा ये ट्रैवल एजेंसी जो है वो शो करेगी। तो इस पर आपको एडवर्टाइजमेंट में लिखा है, देखो आप समझ रहे हैं इसको अच्छी तरह से। वीज़ा रिक्वायरमेंट इफ एनी, अब सीधी सी बात है अगर आप सिंगापुर है, बैंकॉक वगैरह जा रहे हो तो वीज़ा तो मस्ट है, ठीक है। कनाडा वगैरह जा रहे हो घूमने, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो वीज़ा मस्ट है। फिर बुकिंग पीरियड, अच्छा ये एक तय अवधि होती है। जैसे मान लीजिए कि फरवरी वगैरह में वैलेंटाइन डे पे घुमाने के लिए ले जा रहे हैं तो आपको 25 जनवरी तक जो है बुकिंग करने के लिए कहेंगे और एडवांस पेमेंट का भी कहेंगे, ध्यान रखना। और उसमें लिखा हुआ आता है नॉन रिफंडेबल। एडवांस पेमेंट की जो रसीद होती है ना उस पर क्या लिखा हुआ है, नॉन रिफंडेबल। जैसे 2 लाख का टूर था पर हेड, 2 लाख का टूर था सिंगापुर और बैंकॉक वगैरह घूमने का, तो उस 2 लाख के टूर में आपसे कहेंगे कि 20,000 जमा करो 10%, तो वो 20,000 जो है ना वो नॉन रिफंडेबल होंगे। तो क्या होता है एन वक्त पे अगर कोई कैंसिल कर दे तो वो 20,000 तो कंपनी का है, तो वो किसी और को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस,
ठीक है ना। सेवा की जो स्तर है वो कैसा होगा, यानी आप सबको एक वीआईपी फैसिलिटी देंगे, नॉर्मल फैसिलिटी देंगे, या फिर इंडिविजुअल है ना। हाँ भाई अपना सामान खुद उठाओ और खुद चलो, ठीक है, आपको किसी तरह की कोई हेल्पिंग नहीं मिलेगी। फिर कॉन्टैक्ट एड्रेस, फ़ोन नंबर, मेल एंड वेबसाइट। ठीक है बेटा, समझ आया? ध्यान से सुनना इस वीडियो को। अब बात करते हैं सेल और परचेज़ की। अब सेल और परचेज़ में जैसे हमने प्रॉपर्टी सेल और प्रॉपर्टी टू प्रपोज परचेज़ के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से अब सेल और परचेज़ व्हीकल के बारे में। व्हीकल का मतलब वाहन। तो देखो मेक महिंद्रा, मारुति, टाटा, ठीक है ना, यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है, मॉडल कौन सा है, स्कॉर्पियो का है, सेक्स है, 4 है, इंडिगो है, क्या है। कंपनियों के मॉडल्स होते हैं, ठीक है ना, जो बच्चे समझ रहे हैं उनको पता है। एक कार एक कंपनी की होती है ना, तो एक जैसी नहीं होती, एक जैसी में उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। कोई पेट्रोल होती है, कोई डीजल होती है, किसी के अंदर टच स्क्रीन के जो है वो टेक्निक क्या कह सकते हैं, टेक्निक लगी हुई होती है, ठीक। कुछ सिंपल ही होती है, मैनुअली होती है बेचारी, कुछ ऑटोमेटिक गियर वाली होती है, कुछ मैनुअल गियर की होती है। तो सबसे पहले कंपनी का नाम क्या होगा, मॉडल कौन सा है, फिर कलर, ठीक है। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड द मंथ ऑफ परचेज, कौन से वर्ष की है, 2017, 18, 19, और कौन से महीने में खरीदी गई है। फिर कंडीशन, एक्सीलेंट और एक्सीडेंट और फ्री। गाड़ी की कंडीशन कैसी है, बहुत अच्छी है या फिर एक्सीडेंटल है और वापस तैयार करके आप बेचना चाहते हो, तो फिर उसके हिसाब से उसकी कीमत मिलेगी। माइलेज क्या है, किलोमीटर रन कितना है, गाड़ी माइलेज कितना देती है, 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलती है आपकी गाड़ी, और कितने हज़ार किलोमीटर चली हुई है ना। हाँ, ये बॉयज़ जो है ना, ये इन चीज़ों को समझ रहे हैं, गर्ल्स को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। हाँ, हालांकि जो स्कूटी वगैरह चलाती है वो समझ गई होंगी, लेकिन जो घरेलू बच्चियाँ हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। बाकी बहुत नॉर्मल है बेटा, कोई ज़्यादा दिमाग को प्रेशर देने वाली चीज़ नहीं है। फिर डॉक्यूमेंट डिटेल, सॉरी एक्सेसरीज़, अतिरिक्त उसमें क्या सुविधाएं हैं, एसी है, एफएम है, स्टीरियो है, रेडियल है, एट्सेट्रा है। जैसे उसके अंदर एसी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, एफएम वगैरह चलता है कि नहीं चलता है, उसका स्टीरियो यानी म्यूजिक सिस्टम उसका अच्छा है कि नहीं है, रेडियल का मतलब उसके टायर जो हैं वो नॉर्मल है या रेडियल टायर हैं। देखो सारी कंडीशंस जो है वो बतानी पड़ेगी। उसके बाद में डॉक्यूमेंट डिटेल, ठीक है। तो जो गाड़ी खरीदी जा रही है या जो गाड़ी बेची जा रही है, ठीक है ना, तो उसकी डॉक्यूमेंट डिटेल होना भी ज़रूरी है। जैसे भाई इंश्योरेंस वगैरह पूरा है कि नहीं है, आरसी किसके नाम के ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र कराएंगे तो स्टेट का कोई लफड़ा तो नहीं रहेगा, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य की तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है ना। लोन पर ली हुई है या ऑन कैश ली हुई है, प्राइस एक्सपेक्टेड कितने में जो है आप बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है बेटा। फिर दूसरा देखो, टू परचेज ओल्ड फर्नीचर, देखो ये भी बात है, किसी ओल्ड फर्नीचर को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो नेम ऑफ आर्टिकल, ठीक है ना, आर्टिकल का नाम, मेक, वुड या स्टील। भाई सबसे पहले तो चीज़ क्या है, पलंग है, सोफ़ा है, अलमीराज है, या ड्रेसिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल है, सोफ़ा सेट है, ठीक है, किसके बने हुए हैं, स्टील के हैं या लकड़ी के, वुड के बने हुए हैं, कंडीशन कैसी है, एक्सीलेंट है या सो एंड सो है। फिर प्राइस पेबल, पैसा कितना, ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। देखो ये एडवर्टाइजमेंट, हाँ आज दिन तक केवल देखी है, अब इसको पढ़ना भी है। चेंज ऑफ नेम, अब देखो ये चीज़ है ना, ये बहुत आम हो गई है। जैसे आप अब कभी अपना नाम चेंज करवाते हैं तो आपको अखबार पे देना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि लीगली जब आप 18 साल के हो जाते हैं और आपका नाम, जैसे प्लीज़ बुरा मत मानना, कोई
लोकल लैंग्वेज का नाम रखा हुआ है, जैसे आपका नाम रखा हुआ है डूंगर राम। अब आप चाहते हो कि नहीं 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 मैं कॉलेज में जाऊंगा, मेरा नाम डूंगर राम है, तो फिर अच्छा सा नहीं लगेगा। तो आपने अपना नाम डूंगर राम की जगह जो है वह डैनी रख दिया या दुर्गेंद्र रख दिया। तो अब आपको लोग या आपके जो आगे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दुर्गेंद्र नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, तो पेरेंट नेम आपका क्या था, माता पिता ने आपका नाम क्या रखा था, फादर्स और हस्बैंड क्या नाम है, अगर आप शादीशुदा है लेडीज़ हैं तो हस्बैंड का नाम लिखेंगे, और अगर आप अभी तक बैचलर हैं तो फादर्स नेम चलेगा। एड्रेस क्या होगा, नेम नाउ रिक्वायर्ड, अब आपने अपना नाम क्या रखा है, यानी पहले आपका नाम क्या था और अब आप अपना क्या नाम रख रहे हो। रीज़न, कारण क्या है, मैरिज एटसेट्रा। भाई देखो ना, कई बार लड़कियां जो है अपना नाम बदल देती है, ठीक है ना। जैसे किसी लड़की की शादी हुई, वो दुबे जी थी, दुबे या त्रिवेदी थी, और शर्मा जी से शादी हो गई तो वो फिर मिसेस शर्मा हो गई, तो वो दुबे नहीं लगा करके क्या लगेगी, शर्मा। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को, है ना। हाँ, या कुछ लोग होते हैं ना जो रिलीजन चेंज कर देते हैं, धर्म भी बदल देते हैं ना, तो कोर्ट में जा कर के कि नहीं 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 मैं तो क्रिश्चियन बनना चाहूँगा। तो उसका नाम जो था वो सत्य प्रकाश था, तो उसने अपना नाम रख दिया सैम डिकोस्टा। ठीक है, तो अब सत्य प्रकाश को सैम डिकोस्टा नाम से जाना जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, है हाँ। फिर कॉलिंग अटेंशन टू द पब्लिक फ्रेंड एंड रिलेटिव, तो आपके जितने भी पब्लिक में, फ्रेंड्स में, रिलेशन में जो है अब आपको उसी नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना। फिर बात आती है बेटा अगले एडवर्टाइजमेंट की, वो है मिसिंग पर्सन। मिसिंग पर्सन यानी कोई व्यक्ति खो गया है उसके बारे में, तो उसका नाम, लुक कैसा दिखाई दे रहा है, फीचर्स, उसके तरीके क्या हैं, भोला है, सीधा है, चतुर है, कॉम्प्लेक्शन गोरा है, काला है। ठीक है, क्लोथ, फुटवियर, क्या कपड़े पहन रखे हैं उसने, चप्पल पहनी थी या शूज़ पहने हुए हैं डेड चीफ के। लैंग्वेज कौन कौन सी जानता है, ठीक है, कौन कौन सी बोल सकता है। हेल्थ और मेंटल कंडीशन, स्वास्थ्य से कैसा है, मोटा ताज़ा है या दुबला पतला है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है या बड़ा शार्प माइंडेड है। डेट, सेंस मिसिंग, कब से खोया है इसके बारे में बताना है। लास्ट सीन व्हेन एंड वेयर, पिछली बार उसको कहाँ देखा गया था और कब देखा गया था। कॉन्टैक्ट नंबर एंड रिवार्ड प्रॉमिस, देखो रिवार्ड तो प्रॉमिस होगा, ठीक है ना। अब किसी के घर का कोई सदस्य खो जाए और उसको कोई ढूंढ के लाए तो यार रिवार्ड तो बनता है। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट थी। और आगे चलते हैं, अब बात आती है केनल की। केनल का मतलब होता है कुत्ता घर। कुत्ता घर जानते हो, हाँ, छोटे छोटे होते हैं ना, छोटी झोंपड़ियों जैसे होते हैं घर, है ना, कुत्ता घर। तो आपको कुत्ते के लिए घर चाहिए साहब। लोगों के घर के पते नहीं और कुत्तों के लिए घर खरीदना है, खैर होता है, शौक है ये भी। तो ऑफ विच ब्रीड, ब्रीड का मतलब होता है नस्ल, ठीक है ना, कौन सी नस्ल का कुत्ता है, जर्मन शेफर्ड है, लेब्राडोर है, ठीक है ना, या पैमेलियन डॉग है, कैसा है, एज क्या है कुत्ते की साहब, दिखने में कैसा है और कलर कैसा है, समझ गए आप। फिर वैक्सीन, यानी उसको टीके वगैरह लगे हुए हैं कि नहीं है, ट्रेनिंग, प्रशिक्षित है कि नहीं है, प्राइस और कॉन्टैक्ट एड्रेस नंबर। ये इस पर कभी सवाल पूछते भी नहीं है, ठीक है। फिर ब्यूटी और फिटनेस। ब्यूटी और फिटनेस, ये जो ब्यूटी पार्लर होते हैं या जो ये जिम वगैरह होते हैं वहाँ पे इस तरह के विज्ञापन लिखे जाते हैं, जैसे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और कंपनी, ठीक है ना, फैसिलिटीज़ अवेलेबल, ठीक है, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, प्रोफेशन डिटेल, आप प्रोफेशन की जो है वो पूरी जानकारी देंगे, ट्रेंड या एक्सपीरियंस्ड, प्रशिक्षण प्राप्त है या अनुभव प्राप्त है, ठीक है। फिर टाइमिंग क्या रहेगा, प्राइसेस क्या रहेंगे और एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ठीक है बेटा। तो हमने
कुल 12 प्रकार की एडवर्टाइजमेंट्स को समझा, सुना और इसको हम अच्छी तरह से वापस रिवीजन करके देखेंगे। ठीक है बेटा, अगले वीडियो में इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा और ये कुछ नीचे विज्ञापन लिखने के ध्यात्व बिंदु, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।